हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का यूनिट नंबर 9। यह हमारे पास जो आज है वो यूनिट नंबर 9 है क्लास ट्वेल्थ का, जो सेकंड लास्ट यूनिट है हमारा, जिसका नाम है एमीन। इंग्लिश में भी इसे एमीन ही कहते हैं। और वैसे इसे कुछ राइटर्स ने लिख रखा है, इस चैप्टर का नाम नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो एमीन हमारा चैप्टर है और आज हमारे पास है वन शॉर्ट रिवीजन। तो एमीन को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक ही लेक्चर में। और मैं आपको बता देता हूँ, क्लास ट्वेल्थ का वन शॉर्ट रिवीजन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें आप एक लेक्चर में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी हमने सिलेबस में अब तक कंप्लीट किए हैं। देखो, मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान होते रहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है पर हम बोर्ड की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से रिवीजन करें, किन किन वीडियोस को देखें। तो मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ, पहले ही ध्यान से देखना जरा। अब हम जैसे ही यूट्यूब पर जाते हैं ना, और यूट्यूब पर हम सर्च करते हैं KMD सहारनपुर, तो जैसे ही आप यूट्यूब पर KMD सहारनपुर सर्च करोगे तो आपके सामने KMD सहारनपुर का लोगो आएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको होम पेज पर आ जाओगे आप। तो ये हमारा होम पेज है, चैनल का होम पेज। जैसे ही आप होम पेज पर आते हो तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है होम। क्या लिखा हुआ है? होम लिखा हुआ है। यहाँ वीडियोस हैं, यहाँ वीडियोस के बाद फिर शॉर्ट्स हैं, फिर लाइव है। इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं, आप चैनल के होम पेज पर ही रहो बस। होम पेज पर रहो या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर लो। वैसे होम पेज पर सारा चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से हमने अरेंज कर रखी है होम पेज पर। जैसे ही आप होम पेज पर आओगे तो होम पेज पर आते ही आपको पॉपुलर वीडियोस दिखाई देंगी, क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस दिखाई देगा, 11th का 2024-25 का कोर्स दिखाई देगा पूरा, क्लास 11th केमिस्ट्री ओल्ड सिलेबस। देखो ये एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा सिलेबस खुल जाएगा आपका। आप यहाँ आ जाओ, क्लास 12th 2024-25। ये तो प्लेलिस्ट लगी हुई है किसकी? जो हमारा फिलहाल बैच चल रहा है क्लास 12th का, 151 लेक्चर में हमने इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री ओल्ड, ओल्ड सिलेबस, ओल्ड जो इससे पिछले साल का बैच था उसके लेक्चर आपको देखने हैं तो यहाँ से देख सकते हो। क्लास 12th हाइड्रोजन बैच यहाँ से देख सकते हो। और आपके लिए काम की चीज़ यहाँ से स्टार्ट होने लग रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है क्लास 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स। ये 24 लेक्चर वाली प्लेलिस्ट है न्यूमेरिकल्स के। और ये प्लेलिस्ट जिस बच्चे ने फॉलो कर दी ना, एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल वो छोड़कर नहीं आएगा, बिल्कुल पूरी श्योरिटी है। इस प्लेलिस्ट की शक्ल देख लो ध्यान से, क्लास 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, 24 लेक्चर, सारे न्यूमेरिकल यहाँ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ आप। ये देखो, ये सेक्शन बहुत काम का है क्लास 12th वालों के लिए। ये सेक्शन है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल। इसमें 3 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। पहली प्लेलिस्ट है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम स्पेशल। इसमें 4 लेक्चर आपको सुपर डुपर मिलेंगे। 4 लेक्चर अब कौन से मिलेंगे? एक लेक्चर में तो पूरी किताब के क्या होता है जब हैं, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के हैं। एक लेक्चर में पूरी किताब के कैसे प्राप्त करोगे। एक लेक्चर में पूरी किताब के नेम रिएक्शंस। एक लेक्चर में पूरी किताब के अभिक्रिया पूर्ण करो। तो ये 4 लेक्चर जो है ना, 4 लेक्चर में ये 4 चीजें हैं। पूरी किताब का एक लेक्चर है। इसमें क्या होता है जब का एक लेक्चर, कैसे प्राप्त करोगे का एक लेक्चर, अभिक्रिया पूर्ण करो का एक लेक्चर, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का एक लेक्चर। 4 लेक्चर में पूरा बोर्ड की तैयारी हो जाएगी। और यहाँ क्लास 12th MCQ सीरीज, 10 के 10 यूनिट के MCQ यहाँ मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये हैं क्लास 12th वन शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज, 10 के 10 चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज यहाँ मिलेगी। और वन शॉर्ट रिवीजन, वन शॉर्ट रिवीजन यहाँ क्लिक करो। यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो 12th केमिस्ट्री MCQ, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, नेम रिएक्शन, क्लास 12th का रिवीजन, क्लास 12th रिवीजन 2023, क्लास 12th शॉर्ट नोट्स बनाने की विधियां। ये क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम स्पेशल हैं सारे। और अब एक चीज़ और है, हम कहाँ हैं? चैनल के होम पेज पर हैं। जब आप चैनल के होम पेज पर हो तो प्लेलिस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो भी आपको बहुत काम की चीज़ें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करा, देखो सबसे पहले क्लास 12th NCERT क्वेश्चन सारे के सारे हैं। क्लास 12th के NCERT क्वेश्चन प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करा
क्लास 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन, और ये क्लास 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और ये तो चलो खैर बच्चों के कमेंट वाली थी प्लेलिस्ट, इसके ऊपर तो इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये बीएससी का है, क्लास 12th वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज। 8 लेक्चर इसमें अब तक हो चुके हैं, यानी 8 चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन हमने करा दिया। और ये जो आज हम वन शॉर्ट रिवीजन करने जा रहे हैं ये है 9वें चैप्टर का। ठीक है, देखो क्लास 10th, फिर यहाँ से भी प्लेलिस्ट भी चेक कर लिया करो आप। चलो आ जाते हैं अपने अपने उस पर आते हैं हम, पढ़ाई पर। क्या करना था हमें, रिवीजन करना था ना, हमें करना था एमीन का रिवीजन। चलो एमीन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं हम, एमीन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान से समझना है, हम लगभग 45 मिनट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपने 45 मिनट में। कोशिश करेंगे कि 45 मिनट में हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लें। यूनिट नंबर 9, ठीक है बेटे, पूरी कोशिश है कि 45 मिनट में हम इसे एमीन वाले चैप्टर का पूरे का रिवीजन कर लें। तैयार है ना आप? उम्मीद है आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता भी चल गया है कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। तो ये है बेटे हमारा यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है एमीन, या फिर आप कह सकते हो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर एमीन का मतलब क्या है। एमीन का मतलब है कि जब NH3 के हाइड्रोजन परमाणु को एल्काइल या एराइल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो एमीन बनता है। जैसे ये NH3 है, इसमें से क्या करा हमने, हाइड्रोजन तो यहाँ से हटा दिया, हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो बन जाएगा R, और NH3 का एक H गया तो क्या बचेगा NH2। तो ये एमीन है, इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन, क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है। यदि एक हाइड्रोजन को और हटा दिया और उसकी जगह आपने एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो R कितने हो जाएंगे, 2, RRNH, ये है सेकेंडरी एमीन। ये एक H अभी तो और बचा है इसमें, इस H को भी आप निकाल दो, इसकी जगह भी R लगा दो तो बन जाएगा R3N, यह है टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन। तो यदि कोई आपसे पूछता है एमीन किसे कहते हैं, तो आप बता दो कि अमोनिया का हाइड्रोजन तो निकालते रहो और हाइड्रोजन की जगह क्या लगाते रहो, या तो एल्काइल ग्रुप लगाते रहो या तो एराइल ग्रुप लगाते रहो, तो आपको एमीन मिल जाएंगे। अगली बात, जैसे यहाँ एमीन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे CH3NH2 को हम कहते हैं मिथाइल एमीन, ये तो मिथाइल है और ये एमीन है। इसी तरीके से C2H5NH2 को हम कहते हैं इथाइल एमीन। CH3 दो हैं, देखो CH3 CH3NH, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस NH, दो है ना इसमें मिथाइल, तो इसका नाम होता है डाई मिथाइल अमीन। जैसे इसे देखो CH3 का होल थ्राइस N, ये है ट्राई मिथाइल अमीन, और ये बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं हम एनिलीन। ठीक है, ये सामान्य नाम है एनिलीन। अब आपको पता चल गया कि एमीन का मतलब होता है कि अमोनिया का हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह या तो एल्काइल ग्रुप लगाओ या एराइल ग्रुप, तो आपको एमीन मिल जाएगा। अगली बात है एमीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। तो एमीन का वर्गीकरण एक आधार है नाइट्रोजन से जुड़े एल्काइल या एराइल ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो नाइट्रोजन से जो एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी संख्या के आधार पर हम एमीन का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक या प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी एमीन वो होता है जिसमें एक एल्काइल या एराइल ग्रुप हो। तो नाइट्रोजन एटम से एक एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे CH3NH2, एक ही तो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल एमीन एक प्राइमरी एमीन है, देखो इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक C2H5 ग्रुप, तो ये 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, इसे हम कहेंगे इथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन और इथाइल एमीन दोनों प्राथमिक एमीन हैं या प्राइमरी एमीन हैं। दूसरे होते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन क्या होंगे, इनमें नाइट्रोजन एटम से 2 एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे देखो कितने हैं, ये 2 मिथाइल हैं, तो डाई मिथाइल एमीन एक सेकेंडरी एमीन है क्योंकि इसमें 2 हैं एल्काइल ग्रुप। यहाँ देखो एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो इसका नाम है इथाइल मिथाइल एमीन, ये भी एक सेकेंडरी एमीन है क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। इथाइल पहले इसलिए लिखा क्योंकि इथाइल ई से शुरू होता है, मिथाइल होता है एम से शुरू, ई पहले आता है ABCD में और एम आता है बाद में। इसे आप मिथाइल इथाइल अमीन नहीं कहोगे, इसे आप कहोगे इथाइल मिथाइल अमीन।
तो प्राइमरी अमीन में एक होगा एल्काइल या एराइल ग्रुप, सेकेंडरी अमीन में दो होंगे एल्काइल या एराइल ग्रुप में। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, एक एल्काइल एक एराइल भी हो सकता है, दोनों एल्काइल भी हो सकते हैं, दोनों एराइल भी हो सकते हैं, इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा होता है तृतीयक या टर्सरी या 3 डिग्री अमीन। अब नाम से ही पता चल गया, नाइट्रोजन एटम से 3 एल्काइल या एराइल ग्रुप जब जुड़े हों तो उसे कहते हैं टर्सरी अमीन। देखो ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई मिथाइल अमीन एक टर्सरी अमीन है। यह है ट्राई मिथाइल अमीन के बाद फिर क्या है देखना जरा, यह है मिथाइल, यह है इथाइल, यह है फिनाइल। तो आपको पता है इथाइल मिथाइल फिनाइल, इथाइल मिथाइल फिनाइल एमीन ABCD के क्रम में, EMP ABCD के क्रम में, इथाइल मिथाइल फिनाइल अमीन। फिर होता है चतुष्क या क्वाटरनरी या 4 डिग्री अमोनियम साल्ट, ये भी अमीन है। इसमें नाइट्रोजन एटम पर 4 एल्काइल या एराइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल, ये नाइट्रोजन एटम है, 4 क्या है मिथाइल, और साथ में Cl नेगेटिव भी है, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 4 तो होती नहीं, नाइट्रोजन तो संभाल सकता है सिर्फ 3 को, पर यहाँ कितने आ रहे, इसके ऊपर 4 एल्काइल ग्रुप आ रहे, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ, साफ बात है। कितने हैं मिथाइल, 4, तो टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये एक चतुष्क लवण है। तो यदि कोई पूछता है कि एमीन कितने प्रकार के होते हैं एल्काइल ग्रुप की संख्या के आधार पर या एराइल ग्रुप की संख्या के आधार पर, तो आप बताओ जी 4 प्रकार के, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। एमीन क्या है, जब अमोनिया का हाइड्रोजन हटता रहे और उसकी जगह एल्काइल या एराइल ग्रुप आता रहे तो वो एमीन बन जाता है। एमीन एल्काइल या एराइल ग्रुप की संख्या के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। अब एक चीज है यहाँ लिखा हुआ है नोट, सम्मित या सरल एमीन नाम से ही पता चल गया होगा आपको, सम्मित या सरल एमीन उसे कहते हैं जिसमें एल्काइल ग्रुप दोनों एक जैसे हों या एराइल ग्रुप दोनों एक जैसे हों। तो सभी एल्काइल या एराइल ग्रुप समान हो, जैसे यहाँ देखो है ना एक जैसे दोनों, तो डाई मिथाइल एमीन है जो एक सिमेट्रिकल एमीन है, और यहाँ देखो देख रहे आप डाई फिनाइल एमीन, ये दोनों एक जैसे एराइल ग्रुप हैं फिनाइल। उसके बाद आता है असम्मित या मिश्रित एमीन। अब नाम से ही पता चल गया, असम्मित क्या मतलब एसिमेट्रिक, जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग तरह के हों या दोनों एराइल अलग अलग तरह के हों, या एक एल्काइल हो एक एराइल हो, ऐसा भी तो कह सकते हो आप, एक एल्काइल और एक एराइल। तो एल्काइल या एराइल ग्रुप अलग अलग प्रकार के हों। देखो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, इथाइल मिथाइल अमीन एक असम्मित अमीन है, सेकेंडरी अमीन तो है ही, ये सेकेंडरी अमीन तो है ही पर असम्मित भी है। इसे देखो ये मिथाइल है, ये फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल अमीन एक सेकेंडरी अमीन होने के साथ साथ एक असम्मित या मिश्रित अमीन भी है। अच्छा एक चीज है, ये तो हमने वर्गीकरण पढ़ लिया पहला, और नोट में हमने सम्मित और असम्मित अमीन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। दूसरा आधार है एल्काइल या एराइल ग्रुप की प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। इसके आधार पर पहला होता है एल्काइल अमीन, इनमें केवल एल्काइल ग्रुप यानी आर होते हैं। जैसे आपका मिथाइल अमीन एक एल्काइल अमीन है, इथाइल मिथाइल अमीन एक एल्काइल अमीन है, डाई मिथाइल अमीन एक एल्काइल अमीन है। हालांकि ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन है, पर तीनों के तीनों एल्काइल अमीन है। ये है एसिमेट्रिक अमीन यानी असम्मित अमीन, और ये सम्मित अमीन है, पर हैं तीनों के तीनों एल्काइल अमीन। आगे चलते हैं चलो। फिर आता है बेटे एराइल अमीन। एराइल अमीन इनमें केवल एराइल ग्रुप होते हैं, जैसे इसे देखो एनिलीन में सिर्फ एक एराइल ग्रुप है, और डाईफिनाइल अमीन में 2 केवल एराइल ग्रुप हैं। तो जिनमें केवल एल्काइल ग्रुप हैं वे एल्काइल अमीन होंगे, और जिनमें केवल एराइल ग्रुप हैं वे एराइल अमीन होंगे, ठीक है ना। फिर आता है एर एल्काइल अमीन। एल्काइल अमीन इनमें एराइल व एल्काइल दोनों ग्रुप होते हैं। देखो एल्काइल और एराइल दोनों ग्रुप हैं, इसका नाम होता है बेंजाइल अमीन। देखो एल्काइल भी है एराइल भी है, ठीक है, इसका नाम होगा मिथाइल फिनाइल अमीन। कहीं लिखा ही नहीं हमने इसका नाम, मिथाइल फिनाइल अमीन होता है इसका नाम।
ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा हमने। चलो इसे देखो, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल, ये एराइल। बेंजाइल मिथाइल अमीन, बेंजाइल ग्रुप ये होता है, आपको सिखा रखा है, ये बेंजाइल ग्रुप है और ये मिथाइल है, तो ये भी। और एन मिथाइल बेंजाइल अमीन, एन मिथाइल बेंजाइल अमीन भी आप इसे कह सकते हो। समझ में आ गया? एल्काइल अमीन आपको समझ में आ गया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, ये भी समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया सम्मित अमीन और असम्मित अमीन, ठीक है। फिर आपको समझ में आ गया एल्काइल अमीन, एराइल अमीन और एर एल्काइल अमीन, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब हमें पढ़ना है एमीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन। एम अमोनिया ऐसा होता है NH3, ऐसा ही तो होता है, एक लॉन पेयर इसके सिर पे है और ये 3 बॉन्ड पेयर हैं। यदि हमने एक H को हटा दिया और उसकी जगह R लिया है तो प्राइमरी अमीन बन गया। यदि हमने 2 H हटा दिया, उनकी जगह 2 R आ गए तो सेकेंडरी अमीन बन गया। और 3 H हटा दिए, तीनों R आ गए तो इसका मतलब टर्सरी अमीन बन गया है। तो यदि आप किसी भी अमीन को देखते हो तो यहाँ नाइट्रोजन एटम के पास 1 2 3 तो हैं लॉन पेयर और एक है बॉन्ड पेयर। नहीं, 3 तो हैं बॉन्ड पेयर, एक लॉन पेयर, 4 4 कक्षक नाइट्रोजन के संकरण की क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। जब 4 कक्षक संकरण की क्रिया में हिस्सा लेते हैं तो एक तो होता है उनमें से S कक्षक और 3 होते हैं P कक्षक। तो संकरण, यदि कोई पूछता है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण क्या होगा तो sp3 होगा। यदि आपको नहीं पता संकरण किसे कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो आप YouTube पर सर्च कर लेना संकरण बाय KMD सहारनपुर, और जो लेक्चर आपके सामने आएगा उससे अगले भी 1-2 लेक्चर देख लेना, तो संकरण का सारा कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ आगे चलते हैं। नाइट्रोजन परमाणु का संकरण यहाँ sp3 है और sp3 है, आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिड। वैसे sp3 संकरण की आकृति क्लास 11th में आपको सिखाई गई थी, समचतुष्फल की है, पर यहाँ आकृति होती है त्रिकोणीय पिरामिड। ठीक है, कैसी होती है? त्रिकोणीय पिरामिड। और एलिफेटिक अमीन यानी एल्काइल अमीन में कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो 1.47 एंगस्ट्रॉम होता है। एलिफेटिक अमीन को, एल्काइल अमीन का नाम एलिफेटिक अमीन भी होता है, ध्यान रखना। इसमें जो आपका कार्बन का और नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का लेंथ होता है 1.47 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो एरोमेटिक अमीन है, जिसे आप एराइल अमीन कहते हो, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड लेंथ होता है 1.40 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, छोटा बॉन्ड किसका? एल्काइल अमीन या एलिफेटिक अमीन का, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। कारण पता क्या है? sp2 संकरण व अनुनाद अर्थात द्विबंध। इसमें आपका जो एरोमेटिक अमीन है उसमें sp2 संकरण मिलेगा और इसमें मिल रहा है sp3, उसमें sp2 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा मिलेगा? sp2। बॉन्ड एंगल और बंध कोण की यदि हम बात करें, इसका सवाल आ जाता है पेपर में, ध्यान रखना ये वाला सवाल। पेपर सेटर खतरनाक होगा तो ये वाला सवाल देगा आपको परीक्षा में जरूर। क्या है इसका उत्तर? यदि हम एमीन के बॉन्ड एंगल की बात करें तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है, उससे बड़ा है प्राइमरी अमीन का, उससे बड़ा सेकेंडरी अमीन का, और टर्सरी अमीन का बॉन्ड एंगल सबसे ही ज़्यादा बड़ा होता है। अब आप कहोगे कि सर क्यों का जवाब आपको फ्रेश लेक्चर में मिलेगा। अभी हम डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि यह एक रिवीजन लेक्चर है। यदि आपको फ्रेश लेक्चर, यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो यू हैव टू वॉच ए फ्रेश लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। आप इस टॉपिक का एक फ्रेश लेक्चर देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है बेटे, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं हम एमीन के नामकरण पर, नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। जब हम एमीन के नामकरण की बात करते हैं ना, तो सामान्य पद्धति में तो इसका नाम होता है एल्काइल एमीन और IUPAC में होता है एल्केनामाइन, जैसे CH3NH2। मिथाइल अमीन, ये तो मिथाइल है और ये अमीन है, सामान्य नाम IUPAC मिथेनामाइन। जैसे ये है CH3CH2NH2, 2 कार्बन वाला एमीन, इथाइल अमीन, सामान्य नाम, IUPAC नाम इथेनामाइन। जैसे आपका ये है CH3CH2CH2NH2, 3 कार्बन वाला एमीन और 3 कार्बन वाला ऐसा भी तो होता है, इसमें बीच में NH2 जुड़ा हुआ। जो सीधा है
उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अमीन या प्रोपेन 1 एमाइन। और जिसमें बीच में NH2 जुड़ा हुआ है तो आपको बताइए आइसोप्रोपाइल अमीन है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ही तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइसोप्रोपाइल है। या फिर आप इसे कह सकते हो प्रोपेन 2 एमाइन। देखो यहाँ तो पहले कार्बन पर है एमाइन जुड़ा हुआ और यहाँ दूसरे कार्बन पर है एमाइन जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का नाम IUPAC में इसका नाम है प्रोपेन 1 एमाइन और इसका है प्रोपेन 2 एमाइन, है दोनों प्रोपेनामाइन। अब इसे देखो पांचवे को इसका नाम है, इधर कितने कार्बन है, इधर कार्बन है आपके 2 यानी इथाइल और इधर है 1 मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन है। इथाइल मिथाइल अमीन सामान्य नाम, IUPAC नाम है। ये छोटा ग्रुप है तो इसे साइड चेन मानोगे आप। N का मतलब नाइट्रोजन एटम पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, N मिथाइल इथेनामाइन। N माने नाइट्रोजन परमाणु पर, मिथाइल माने CH3 जुड़ा हुआ है इथेनामाइन 2 कार्बन वाले एमाइन के। ये तो इथेनामाइन है, जिधर ज़्यादा कार्बन है उसे एल्केनामाइन बना दो और जो कम कार्बन है उसे जोड़ दो नाइट्रोजन के ऊपर, N मिथाइल इथेनामाइन होगा इसका नाम। और यहाँ देखना जरा, यहाँ हमारे पास मिथाइल 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 ट्राई मिथाइल अमीन है, सामान्य नाम ट्राई मिथाइल अमीन। और और यदि आप IUPAC नाम की बात करो तो हमें पता है इसका नाम मिथेनामाइन है, पर N के ऊपर मिथाइल है, N के ऊपर मिथाइल है तो आप लिख सकते हो NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं NN से, इससे कि सर ये NN का मतलब क्या है। NN डाई मिथाइल इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है इसी के ऊपर ये 2 मिथाइल हैं और हमारा ये है एमाइन, 1 कार्बन वाला एमाइन मिथेनामाइन। चलो इसे देखना जरा ध्यान से, ये है आपका इथाइल इथाइल ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल बी से शुरू होता है इसलिए पहले लिख दिया, 2 इथाइल है, डाई इथाइल अमीन, ये तो सामान्य नाम है। अब यदि IUPAC की बात करें, इसके IUPAC नाम की, तो ये तो हो गया आपका 4 कार्बन वाला एमाइन ब्यूटेनामाइन और N के ऊपर इथाइल है और N के ऊपर ही इथाइल है, NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन, ब्यूटेन 1 एमाइन पहले कार्बन पर है N। इसका नाम देखो, वैसे तो इस वाले ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं एलाइल, सामान्य नाम हो जाएगा एलाइल एमीन। और यदि आप IUPAC लिखोगे तो इसका नाम होगा, ये वैसे तो प्रोपेनामाइन है पर डबल बॉन्ड भी है दूसरे कार्बन पर, प्रोप 2 इन 1 एमाइन, ये होगा IUPAC नाम। अब इसे देख लो आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा कि इसमें 6 तो कार्बन ये हैं, 1 एमाइन ये रहा, 1 ये रहा, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सा माने 6, मिथाइलिन CH2, डाइअमीन माने 2 एमीन है। और IUPAC में यदि लिखोगे तो हेक्सेन 1,6 डाइअमीन पहले कार्बन पर है और छठे, हेक्सेनामाइन है ना, पर 1 और 6 पहले और छठे कार्बन पर, 2 डाई माने 2 हैं एमाइन। उसके बाद इसे देखो आप जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 आ जाता है तो इसका सामान्य नाम एनिलीन है और यही नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। IUPAC में भी कुछ लोग इसे एनिलीन कहते हैं पर इसे बेंजेनामाइन भी कहते हैं IUPAC में। इसी तरीके से यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो ये तो एनिलीन था, पर एक आ गया CH3 तो इसे ऑर्थोटोलुडीन कहते हैं या 2 एमिनो टोलुडीन, 2 अमीनो टोलुइन, 2 एमिनो टोलुइन या टोलुइडीन का कह दो सामान्य पद्धति में। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, ये जितने नाम मैंने बताए इन्हें तो पूरा पक्का करके जाना है परीक्षा में बिल्कुल। देखो एनिलीन और ब्रोमो, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। और नंबरिंग करते हैं तो IUPAC नाम आ जाता है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो बेंजेनामाइन या 4 ब्रोमो एनिलीन, ये दोनों IUPAC नाम है। इसे देखना, नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल है, NN डाई मिथाइल एनिलीन या NN डाई मिथाइल बेंजेनामाइन, IUPAC बेंजेनामाइन वाला नीचे वाला, IUPAC ऊपर वाला सामान्य नाम। तो ये था एनिलीन, यानी एनिलीन क्या, एमीन का नामकरण।
अब आ जाता है प्राथमिक एमीन बनाने की विधियां। प्राथमिक एमीन को आप किस किस तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका है एमाइड यानी RCONH2 के अपघटन द्वारा। यदि आपके पास एमाइड है RCONH2, इसका आप अपचयन कर दो। अपचयन क्या करना है? अपचयन। तो अपचयन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस्तेमाल कर लो या सोडियम और अल्कोहल का इस्तेमाल कर लो, आपको नवजात हाइड्रोजन मिल जाएंगे। और ये डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, 2H ऊपर जुड़ गए, ये तो H2O निकल गया आपका। तीर के नीचे माइनस करके भी दिखा सकते हो इसे। और ये बन गया आपका RCH2NH2। RCH2NH2 को हम कहते हैं एल्काइल अमीन। एक तो बनाने का तरीका यह है कि आप एमाइड का अपचयन कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ हमारे पास मिथेनामाइड है, इसका अपचयन करोगे वही बनेगा। इथेनामाइड का अपचयन करोगे यही बनेगा, इसी तरीके से। दूसरा तरीका है एल्काइल साइनाइड RCN के अपचयन द्वारा। एल्काइल साइनाइड ऐसा होता है RCN, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने नवजात हाइड्रोजन दे दिए, 2 बॉन्ड टूट के, 2H इधर 2H इधर, RCH2NH2 बन गया। नहीं, RCH2NH2 क्या है? अमीन है। इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड से बना सकते हो, मिथाइल साइनाइड से भी आप बना सकते हो, सेम रिएक्शन होगा। यहाँ तो हम रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ भी साइनाइड से बना दिया, देखो क्या बना दिया, साइनाइड से। RCN, यदि आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दो ना निकिल की उपस्थिति में, तो ये एक बॉन्ड गया, एक H इधर एक H इधर, RCH डबल बॉन्ड NH, फिर दोबारा से अपचयन कर दो हाइड्रोजन से, फिर CH2NH2 बन जाएगा। बात तो वही है, चाहे आप इन दो स्टेप को ना दिखा के एक बार में ही दिखा दो इन्हें दोनों को। तो इसी तरीके से HCN के ऊपर रिएक्शन कर सकते हो और CH3CN के ऊपर रिएक्शन करते हो। तो साइनाइड का अपचयन जब भी आप करोगे तो साइनाइड के अपचयन से आपको एमीन मिल जाएगा। अब नाइट्रो एल्केन के अपचयन द्वारा, नाइट्रो एल्केन RNO2 SNHCl, 6 नवजात हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि 2 बॉन्ड के लिए 4 तो यहाँ चाहिए और 1 बॉन्ड के लिए 2 यहाँ। ध्यान रखना, जो उपसह संयोजक बंध का बॉन्ड आप बॉन्ड को तोड़ते हो ना, तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ ही जुड़ेंगे। देखो यहाँ से भी H2O निकला और यहाँ से भी H2O निकला, ये निकाल दिए 2 जल के अणु। मेन चीज आ गई RNH2, देखो RNH2 नहीं बन गया, क्या बन गया? RNH2 बन गया। आगे चलो। अच्छा, ये तो कर लोगे नीचे वाला रिएक्शन नाइट्रोमीथेन से। अगला नंबर 4, एल्डिहाइड या कीटोन से। ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, RRCO, इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराया, NH2OH, बीच में से ये क्या निकल गया? H2O। हमारे पास बना है ऑक्साइम RRC डबल बॉन्ड NOH। अब इसका अपचयन कर दो, एक बॉन्ड तो ये गया, एक H इधर एक H इधर, ये तो H2O निकल गया। यहाँ से एक बॉन्ड गया, एक H इधर एक इधर, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड NH2, देखो बन नहीं गया एमीन। ऐसा ही अमीन आप फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड से बना सकते हो, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगा। उसके बाद पांचवा तरीका है आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा। आइसोसाइनाइड है RNC, इसका आप जल अपघटन कर दो H2O से। देखो ये क्या बना, बीच का हिस्सा देख लो, बीच का हिस्सा क्या बना? HCOOH फॉर्मिक एसिड। ये बना RNH2, बाहर का हिस्सा RNH2 बन गया, RNH2 एमीन। मिथाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड से सेम रिएक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा आइसोसाइनेट के क्षारीय जल अपघटन द्वारा। ये आइसोसाइनेट है RNCO, KOH से अपघटन कर दो आप, K2CO3 निकल जाएगा और RNH2 बाहर का हिस्सा देखो, जैसे इथाइल आइसोसाइनेट से कर सकते हो आप रिएक्शन। 7वां तरीका है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया बहुत आती है पेपर में, इसे तो याद करके जाना है हर एक हालत में। जैसे ये हमारा एमाइड है RCONH2, इसका रिएक्शन Br2 और KOH के साथ जब हम करते हैं, एक तो बनता है RNH2, बीच का CO यहाँ से गायब हो जाता है, ध्यान रखो बस इस चीज़ को। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में जो आपका RCONH2 है, उसका उसका रिएक्शन Br2 और KOH से जब करोगे तो CO गायब, RNH2 मिल जाएगा, KBr मिलेगा, K2CO3 और H2O। रिएक्शन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ये रिएक्शन कैसे हुई समझाने के लिए मैंने आपको लिखवा दी थी इस तरीके से। आप इस तरीके से भी रिएक्शन को परीक्षा में लिख कर आ सकते हो, जो दूसरा तरीका मैंने आपको बता रखा है।
समझाने के लिए। ठीक है, कैसे बता रखा है देखो, ऐसे बता रखा है। जब आप इसका रिएक्शन Br2 और KOH के साथ करोगे तो क्या होता है, यहाँ से तो CO को हटाओ, RnH2 तो एक बन गया ये तो R है, ये NH2, Br और K ये निकल गए 2 KBr। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा K2C, और ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, K2CO3 बन गया, और 2 जल के अणु बन गए HOH। ये बॉक्स में बंद कर रखे हमने, ऐसे दिखा दो। बिल्कुल प्रोपेनामाइड के साथ सेम रिएक्शन दिखाना है, बेंजीनामाइड के साथ सेम रिएक्शन आप दिखा सकते हो, परीक्षा में ऐसे लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे पहले लिखवाया था। 2 तरीके बताए, दोनों में से किसी भी तरीके से आप परीक्षा में लिख कर आ सकते हो हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और ये आपको नेम रिएक्शन की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, और नेम रिएक्शन की जो एक 1 शॉट लेक्चर पूरी किताब का बना रखा है उसमें भी जरूर मिलेगी ये सारे रिएक्शन। फिर है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया द्वारा, ये है थैलेमाइड हमारा, बेंजीन रिंग COCONH, इसे थैलामाइड कहते हैं। जब इसका रिएक्शन KOH से कराओगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ पीएच साइलेंट है, कभी पीएच से परेशान हो रहे हो, कभी पथैलीमाइड पढ़ रहे हो, इसे पथैलीमाइड नहीं थैलीमाइड। फिर एल्काइल हेलाइड से रिएक्शन कराओगे तो KX निकल जाएगा ये निकल गया KX आपको मिल जाएगा यहाँ NR, इसे कहते हैं N एल्काइल एलिमाइड। अब इसके ऊपर जलीय NaOH का जब आप रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ से ये बॉन्ड गया, यहाँ से ये बॉन्ड गया, Na यहाँ, H यहाँ, NaO यहाँ, H यहाँ, तो ये वाला हिस्सा देखो ना क्या बना, आप ये वाला हिस्सा देख लो क्या बना, ये RnH2 नहीं बन गया, और बाकी दूसरा साइड प्रोडक्ट आपको RnH2 मेन चीज़ है, साइड प्रोडक्ट ये मिल गया COONA, तो यहाँ आ गया COONA, और COONA नीचे आ गया, इसे कहते हैं डाइसोडियम थैलेट। ये है गैब्रियल थैलामाइन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। नेक्स्ट अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिएक्शन सारे करके जाने हैं आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RmgCl या RmgX जो भी लेना है, इसका क्लोरोएमीन से रिएक्शन कराया, MgCl2 देखो बीच में से निकल गया, ये निकल गया, मेन चीज़ आ गई RnH2, बॉक्स के बाहर RnH2 है। ऐसा रिएक्शन आप इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ क्लोरोएमीन का। अब आ जाते हैं हम भौतिक गुणों पर एमीन्स के भौतिक गुण। भौतिक अवस्था व गंध, जो मिथाइल एमीन है वो तो गैस है, इथाइल एमीन वाष्पशील द्रव है, निम्न एमीन अमोनिया जैसी गंध रखते हैं, उच्च एमीन मछली जैसी गंध रखते हैं, सारे एमीन कैसे होते हैं, रंगहीन। और ये आपको पता ही है कि HFHO हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ 3 केस में मिलता है, यहाँ 3 केस में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड, अमोनिया के समान प्राइमरी व सेकेंडरी एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते हैं क्योंकि हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। टर्सरी अमीन में तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं। देखो प्राइमरी अमीन का एक अणु दूसरे अणु से जुड़ा हुआ, तीसरा, ये तीनों जुड़े हुए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन है। अब सेकेंडरी अमीन में भी चांस है, क्योंकि बेचारे में एक तो हाइड्रोजन है ही, सेकेंडरी अमीन के अणु में एक तो है ही हाइड्रोजन। टर्सरी अमीन में गरीब में हाइड्रोजन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन एटम ही नहीं छोड़ा, सारे हाइड्रोजन निकाल के आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से अमीन में मिलता है। प्राइमरी अमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सेकेंडरी अमीन का एक अणु केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि टर्सरी अमीन में बेचारे में हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है ना। द्विध्रुव आघूर्ण, ये एल्केन से अधिक व एल्कोहल से कम ध्रुवीय होते हैं। एल्केन से तो ज़्यादा, अल्कोहल से कम। क्वथनांक, एल्केन से तो ज़्यादा होगा इनका क्वथनांक, एल्कोहल से कम होगा, और सबसे ज़्यादा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत बनता है अल्कोहल के मुकाबले भी।
फिर है पहली बात तो ये थी, क्वथनांक तो मैंने आपको बता दिया। क्वथनांक एल्केन से ज़्यादा एमीन का, एमीन से ज़्यादा अल्कोहल का, अल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हम बात करते हैं, यदि हमारे पास बहुत सारे अमीन हैं, उनमें क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? प्राइमरी अमीन का क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम सेकेंडरी अमीन का, टर्सरी अमीन का उससे भी कम। क्यों? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इसमें एक बनेगा, इसमें एक भी नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड से तो क्वथनांक बढ़ जाता है ना, आपको पता है। वाष्पशीलता का क्रम, जब प्राइमरी अमीन सबसे कम वाष्पशील होगा क्योंकि इसमें दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, सेकेंडरी अमीन उससे कम ज़्यादा वाष्पशील होगा। टर्सरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं रहे तो सबसे ज़्यादा वाष्पशील होता है टर्सरी अमीन। अब हम बात करते हैं विलेयता या घुलनशीलता की, कौन ज़्यादा घुलेगा कौन कम। 6 कार्बन तक वाले अमीन जल में अधिक घुलनशील होते हैं क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ एमीन की जल में घुलनशीलता घटती है, वो तो घटेगी क्योंकि अणुभार बढ़ रहा, तो इसका मतलब एल्काइल ग्रुप बड़ा होता जा रहा, और एल्काइल ग्रुप तो दुश्मन है पानी का। एल्काइल ग्रुप कोई जल स्नेही थोड़ा ही है, जल विरोधी होते हैं एल्काइल ग्रुप। ये तो NH वाला जो पार्ट है वो जल स्नेही है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है ना। अब देखो विलेयता का क्रम प्राइमरी अमीन सबसे ज़्यादा घुलेगा, सेकेंडरी अमीन उससे कम, और टर्सरी अमीन सबसे कम घुलनशील। ठीक है, हम जल में घुलनशीलता की बात कर रहे हैं। देखो एमीन सबसे ज़्यादा घुलता है, अल्कोहल कम घुलता है। जल में विलेयता की यदि हम बात करें, क्योंकि एमीन में इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति अल्कोहल से अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए एमीन जल के साथ अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं। अच्छा, एनिलीन में अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण एनिलीन का क्वथनांक भी अधिक होता है, जबकि NN डाइमिथाइल एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्ड न बनने के कारण इसका क्वथनांक कम होता है। देखो एनिलीन, एक अणु दूसरे अणु से और तीसरे अणु, सारे अणु जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर तो क्वथनांक होगा ही ज़्यादा जब एकता में शक्ति है, सारे मिलजुल के रह रहे हैं। और NN डाइमिथाइल एनिलीन को देख लो, दोनों तीनों को एक दूसरे को कोई मतलब ही नहीं है। जब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं रहे, यूनिटी इनके अंदर है नहीं, तो कोई भी उड़ा ले जाएगा इन्हें, तो इनका तो क्वथनांक कम होगा और इसका होगा ज़्यादा। ये तो 100 की सीधी एक बात है। एमीन्स का क्षारीय प्रवृत्ति या प्रकृति, बेसिक नेचर। एमीन का नेचर बेसिक होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि RNH2 में ये लॉन पेयर दिख रहा ना, लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति जिसकी भी होती है वो क्षारीय होता है, ऐसी बात बताई थी लुईस ने। उसके कारण बता रखे, 3 की क्षारीय क्यों होता है। RNH2 एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, इसलिए यह लुईस अक्षार है। ठीक है, RNH2 क्या लिया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव पता क्यों लिया, क्योंकि H पॉजिटिव को लालच आ रहा है इसके ऊपर रखे हुए लॉन पेयर का, इसे लॉन पेयर चाहिए ना, इसलिए यहाँ RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन जाएगा। तो इसने H पॉजिटिव यहाँ क्यों गया, क्योंकि H पॉजिटिव को लालच था इस लॉन पेयर का। तो जो लॉन पेयर डोनेट करता है ना वो बेस ही होता है, बेस। दूसरा कारण, H पॉजिटिव को ग्रहण करने के कारण ये क्षार है, ये H पॉजिटिव को ग्रहण नहीं करा इसने, और ग्रहण करने का जड़ वही है कि लॉन पेयर था इसके पास। नंबर 3, जलीय विलयन में OH आयन होने के कारण क्षार। यदि आप इसी रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन तीनों कारण बता रही। पहला, यहाँ लॉन पेयर देने की आदत है इसलिए क्षार है। दूसरा, एमीन में H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करने की आदत है इसलिए क्षार है। तीसरा, जब एमीन को पानी में घोल दोगे तो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन आपको दिखाई देंगे, और OH नेगेटिव आयन यदि जलीय विलयन में बन रहे तो नेचर तो क्षारीय होगा ही। अब हम आते हैं एमीन्स की क्षारीय प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक। हमें पता चल गया कि एमीन कैसा होता है, क्षारीय। 3 कारण हमने बता दिए एमीन क्षारीय क्यों होता है, पर एमीन की क्षारीय प्रबलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जिनमें पहला कारक है प्रेरणिक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट I। जो प्लस I ग्रुप है वो एमीन की क्षारीय प्रबलता को बढ़ाते हैं, जबकि -I ग्रुप वे क्षारीय प्रबलता को घटाते हैं। इसलिए गैसीय भाई, प्लस I ग्रुप को तो क्षारीय प्रबलता को बढ़ाएगा ही,
यदि मैं एमीन के ऊपर प्लस आई ग्रुप जोड़ दूं, जैसे एल्काइल ग्रुप एक प्लस आई ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और यहाँ उपलब्धता बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा उपलब्ध होगा किसी के लिए भी। और जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना सरलता से किसी को दिया जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा एमीन उतना ज़्यादा क्या है, क्षारीय है। तो ध्यान रखना कि प्लस आई ग्रुप जो है एमीन की क्षारीय प्रबलता को बढ़ाते हैं, जबकि माइनस आई ग्रुप एमीन की क्षारीय प्रबलता को घटाते हैं। आपको ये सवाल बहुत पूछा जाता है परीक्षा में कि गैसीय अवस्था में बताओ, ये टर्सरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है और अमोनिया, इनमें सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार कौन सा होगा गैसीय अवस्था में? तो आप ध्यान रखना, ये तीनों प्लस आई ग्रुप हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का दे रहे हैं, ये भी, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से उपलब्ध होगा किसी को देने के लिए, और लॉन पेयर डोनेटिंग नेचर इसकी बहुत स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि प्रबल अक्षार की तरह बिहेव करेगा। यहाँ हेल्प करने वाले दो ही प्लस आई ग्रुप हैं, यहाँ एक ही है और यहाँ एक भी नहीं है। तो गैसीय अवस्था में चलता है ये काम सिर्फ। यदि मैं कहूँ कि गैसीय अवस्था में नहीं है, द्रव या जलीय अवस्था में, आप देख रहे जलीय विलयन में क्या होगा, जलीय विलयन में जो सेकेंडरी अमीन है वो ज़्यादा क्षारीय होगा, उससे कम होगा प्राइमरी अमीन। देखो टर्सरी अमीन जो सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रकृति दिखा रहा था गैसीय अवस्था में, वो तीसरे नंबर पे आ गया। अमोनिया चौथे नंबर पे पहले भी था, अब भी है। सवाल ये आता है कि क्यों आया ये तीसरे नंबर पर? गैसीय में तो पहले नंबर पर था, यहाँ आ गया तीसरे नंबर पर, ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द्रव में जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट या जो अणु हैं, परमाणु हैं, आयन है, वे इतनी इजीली जो है मूवमेंट नहीं कर पाते। यहाँ जो है ना, आपको त्रिविम बाधा सबसे अधिक देखने को मिलेगी यदि जलीय विलयन में हम बात करें इसकी नेचर की। इसलिए H पॉजिटिव आयन का आक्रमण जरा मुश्किल है इसके ऊपर। इनके ऊपर अटैक कौन करता है? सबको पता है इनके ऊपर अटैक करता है H पॉजिटिव आयन। क्यों करता है? H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा चाहिए, इससे इससे इससे, जिसके ऊपर भी अटैक करेगा उसे तो बेचारे को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ही चाहिए। तो पानी में अटैक करना थोड़ा मुश्किल है ना, तो त्रिविम बाधा, इसे त्रिविम विन्यासी बाधा भी कहते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ाया था SN1 SN2 रिएक्शन में। एराइल एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों होती है क्षारीय? यह है एनिलीन एक एराइल एमीन है। पानी में जब मिलाओगे तो H पॉजिटिव आयन तो यहाँ भी आएगा लॉन पेयर लेने, ठीक है, ये बन गया। इस रिएक्शन को चाहे ऐसे लिख लो आप, H2O की जगह HCl ले लो, ये बन जाएगा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अब देखो ध्यान से देखना, एनिलीन की क्षारीय प्रबलता एलिफेटिक एमीन से कम होती है, कारण अनुनाद। ये अनुनाद आपको सिखा रखे हैं मैंने किस तरह बनता है। एक नोट है बहुत बढ़िया, प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं? NH2 OCS3 CH3 आदि एराइल एमीन की क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देते हैं, वहां भी तो बढ़ा रहे थे। जबकि माइनस आई ग्रुप जैसे NO2 SO3H COOH X, ये क्षारीय प्रबलता को क्या करेंगे? घटा देंगे। इसका उल्टा हो गया तो बात लिख ही लोगे आप। फिर आते हैं हम एमीन के रासायनिक गुणों पर। एमीन के रासायनिक गुण, RNH2 R2NH R3N, R की जगह आप CH3 लिख लो। प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी। R की जगह CH3 लिखकर यदि कोई प्रश्न आता है तो ऐसे ही उत्तर देना आपको। अम्लों से क्रिया देखो, RNH2 जब भी अम्ल से क्रिया करेगा तो इसे क्या चाहिए? H पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एल्काइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। और यदि सेकेंडरी अमीन है उसे भी H पॉजिटिव चाहिए एसिड से रिएक्शन करके, ये बन जाएगा R2NH2Cl, डाई एल्काइल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। R की जगह CH3 लिख लेना चाहिए, जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो CH3 लिखा हुआ आ सकता है R की जगह। जल से क्रिया, RNH2 पानी से जब क्रिया करेगा तो H पॉजिटिव चाहिए, RNH3 पॉजिटिव OH नेगेटिव। सेकेंडरी अमीन को भी H पॉजिटिव चाहिए, R2NH2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। टर्सरी अमीन को देखो H पॉजिटिव चाहिए, R3NH पॉजिटिव OH नेगेटिव। एमीन को चाहिए क्या? एमीन को चाहिए कि कोई उसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले ले, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी ले ले उसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो उससे तो वो रिएक्शन करेगा जिसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की। एसिलीकरण या एसाइलेशन, जब आप एमीन का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करते हो तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। HCl निकल गया, यहाँ NH बचा ना, एन एल्काइल एसिटामाइड आपको मिलेगा। ये निकल गया HCl, देखो। उसके बाद एल्किलीकरण, तो ये हमारा एमीन है, एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराई, यहाँ से तो H और यहाँ से X, ये निकल गया HX, 2 R हो गए। फिर RX के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ से H यहाँ से X, HX, R3N हो गए, टर्सरी अमीन। फिर इससे रिएक्शन कराया, अब निकलने वाला तो कुछ नहीं है, R4NX, N पॉजिटिव X नेगेटिव, क्वाटरनरी साल्ट बन गया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऊपर लिखी हुई है, ये परीक्षा में आएगी आपके, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगी, देख लेना चाहिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बिल्कुल आएगी 100%। RNH2 प्राइमरी अमीन, CSCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH। रिएक्शन मैंने आपको सिखा रखी है, क्या होता है। ये तो निकल गए बीच में से 3 KCl, और 1 2 3 4 और 2 6 हैं H, तो 3H2 और 3 है O, 1 2 3। अब क्या बचा हमारे पास, R बचा, N बचा और C बचा। एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है इसमें मेन प्रोडक्ट, ये जरूर आएगी। ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ये प्राइमरी अमीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से एक H जाएगा इसके पास सल्फर के, और ये पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ NH और C के बीच में, ये बन जाता है हमारे पास RNHCSSH, N एल्काइल थायोकार्बेमिक एसिड। जब इसका रिएक्शन हम करा देते हैं HgCl2 के साथ, तो यहाँ से Hg और S का अवक्षेप मिलता है, ये ब्लैक अवक्षेप, काला अवक्षेप, और यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl निकलते हैं 2, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और 2 Cl हैं। और आपको जो मेन प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, सरसों के तेल जैसी गंध आती है, इसलिए इसे कहते हैं मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। मस्टर्ड ऑयल माने सरसों का तेल। कार्बोनिल यौगिक से क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ध्यान रखना। कार्बोनिल यौगिक से कैसे क्रिया, कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को ही तो कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। ये है हमारे पास कार्बोनिल यौगिक, ये है हमारे पास प्राइमरी अमीन, बीच में से क्या निकल गया, ये क्या निकला, H2, ये मिल जाएगा आपको यौगिक डबल बॉन्ड वाला, इसे कहते हैं इमीन, क्या कहते हैं, इमीन। और ये भी सेम रिएक्शन है, देखो H2O निकल गया, इमीन बन गया, इमीन शिप बेस भी कहते हैं इसे। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, ये तो सिखा रखी है आपको, HNO2 कैसे रिएक्शन करता है, OHNO, ROH, N2 गैस और H2O। अम्लीय KMNO4 द्वारा ऑक्सीकरण, जब हम RCH2NH2 प्राइमरी अमीन का ऑक्सीडेशन कर रहे KMNO4 ऑब्लिक H पॉजिटिव से, तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH2O निकल गया, यहाँ बचा R, क्या बचा हमारे पास, RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया एल्डीमीन। इसके ऊपर जब जल का रिएक्शन कराओगे दोनों बॉन्ड गए, यहाँ ये तो NH3 निकल गया और RCHO बन गया एल्डिहाइड। फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक इसे कहते हैं C6H5SO2Cl को, इसे कहते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसकी जब रिएक्शन होगी तो HCl निकल जाएगा, योगात्मक यौगिक आपको मिलेगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। चलो, मैनिच अभिक्रिया, मैनिच अभिक्रिया में आपके पास एक प्राइमरी अमीन होगा, वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा होगा और एसीटोफिनॉन के साथ। देखो प्राइमरी अमीन, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोफिनॉन, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से O, H2O निकल गया, सब चीज़ जुड़ गई आपस में, इस मैनिच बेस बन जाता है। डाई इथाइल ऑक्सीलेट से क्रिया, ये है डाई इथाइल ऑक्सीलेट, इसकी RNH2 से रिएक्शन क्या बनेगा, C2H5OH, C2H5OH, और ये जुड़ जाएंगे आपस में, N एंड डैश डाई एल्काइल ऑक्जेमाइड, और 2 बन गए इथाइल अल्कोहल।
फिर है टिल्डेन अभिकर्मक, NOCl से क्रिया। देखो NOCl से रिएक्शन करेंगे, बॉन्ड गया NOCl, RCl N2 गैस और H2O। फास्जीन से क्रिया RNH2COCl2, दोनों H दोनों Cl, ये निकल गए 2 HCl। मेन प्रोडक्ट आया RN डबल बॉन्ड CO, या RNCO लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एल्काइल आइसोसाइनेट। नंबर 15 हेलोजन से क्रिया। जब इसकी हेलोजन से क्रिया करेंगे तो एक एक H हटता रहेगा, HBr निकलता रहेगा, और H की जगह क्या आ जाएगा, Br। पीकरिक अम्ल से क्रिया RNH2 पीकरिक अम्ल, जिसे आप ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हो। तो यहाँ से क्या होगा आपका, जब पीकरिक अम्ल से क्रिया करेगा ये H पॉजिटिव यहाँ लालच में चला जाएगा लोन पेयर के, ये चला गया RNH3 पॉजिटिव, वहाँ O रहेगा सिर्फ। एल्काइल अमोनियम पिक्रेट, ये दोनों मिलकर रहते हैं, और नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव आयन। अम्लीय प्रकृति RNH2 की जब Na से रिएक्शन कराओगे H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन, RNHNA, तो इसने हाइड्रोजन को छोड़ा है तो अम्लीय प्रकृति दिखाई। बेंजोइलीकरण RNH2 COCl C6H5, या C6H5 COCl भी कह सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं इसे। बेंजीन रिंग के ऊपर COCl जुड़ा हुआ है, HCl निकल गया, योगात्मक यौगिक आपका मिल गया। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया RNH2 R-MgX, RH आपका निकल गया एल्केन, और साइड प्रोडक्ट मिल गया आपको दूसरा। ठीक है ना। अब हमारे पास इसमें जो पहला कंपाउंड है वो है इथाइल एमीन। इथाइल एमीन C6H5NH2। निर्माण की विधियां, यह हमारे पास है C2H5CONH2, C2H5CONH2, इसका Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा दो, प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या बनेगा, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है, ये लिखा हुआ देखो नीचे, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। एक तो तरीका ये है, और एक है C2H5NO2 नाइट्रो इथेन का अपचयन कर दो तो भी बन जाएगा। एक आपके पास है इथाइल साइनाइड का अपचयन कर दो तो बन जाएगा। एक है आपके पास एल्केनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल नहीं एमाइड है ये, प्रोपेनामाइड का अपचयन कर दो तो भी बन जाएगा। ये रिएक्शन अभी तो समझाए थे आपको पीछे, बस हमने C2H5 की जगह क्या लिख रखा था, C2H5 की जगह R लिख रखा था, R, C2H5 की जगह R लिख रखा था हमने। एक तरीका ये है C2H5NCO, इसका KOH से यदि आपने जल अपघटन कर दिया K2CO3 निकल जाएगा, C2H5NH2 बन जाएगा। बॉक्स के बाहर जो है C2H5NH2 है। C2H5NC का यदि इसके साथ रिएक्शन करोगे तो क्या निकलेगा, H2O प्लस CO, C2H5NH2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। HCOOH फॉर्मिक एसिड निकलेगा। भौतिक गुण देखो इसके इथाइलामीन के, अमोनिया जैसी गंध वाली रंगहीन गैस या वाष्पशील द्रव है, बॉइलिंग पॉइंट 19 डिग्री C, जल में घुलनशील व जलीय विलयन इसका क्षारीय होता है, कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए पानी में घुलती है। और देखो C2H5NH2 जब पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो पानी के साथ ये क्या बना लेगी, C2H5NH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण घुलनशील, कार्बनिक विलायकों में तो घुलेगी, ये तो बात पक्की है, कार्बनिक विलायकों में तो घुलना ही है क्योंकि खुद कार्बनिक है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण आपने सारे पढ़ रखे हैं, इसके रासायनिक गुण तो कर लोगे। देखो एसिड से रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन, ठीक है, यह है C6H5SO2Cl से रिएक्शन, यह है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, यह है हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। R की जगह सिर्फ C2H5 लिखना है, ये सारे रिएक्शन आपने कर रखे, उपयोग आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो कंपाउंड हमारे पास है वो है एनिलीन। क्या है, एनिलीन है अगला कंपाउंड, एनिलीन। चलो एनिलीन को भी देखते हैं, एक मिनट में पहले कॉल देख लूँ किसका आ रहा था।
एनिलीन, थोड़ा सा रहेगा काम बस। एनिलीन C6H5NH2 यानी बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। बनाने की विधियों में प्रयोगशाला विधि है हमारी। यह सबसे पहले C6H5NO2 का अपचयन कर दो, एनिलीन बन जाएगा। बॉन्ड तोड़ के दिखा रखे सारे आपको। C6H5NO2 का अपचयन चाहे तो SnHCl से कर दो या आयरन और HCl से कर दो। यह है हमारे पास C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से रिएक्शन कर दो तो बन जाएगा। यहाँ ये हमारा फिनॉल है, उसकी अमोनिया से रिएक्शन कर दो तो बन जाएगा। ये हर एक तरीके से आपका एनिलीन बन जाएगा। और पांचवा तरीका ये है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, एनिलीन बन जाएगा। स्मिट अभिक्रिया C6H5COOH बेंजोइक एसिड के ऊपर हाइड्रोजीन का रिएक्शन करा दो, यहाँ से N2 गैस निकलेगी, ये CO2 बन गया C6H5NH, एक येरा। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रेगनार्ड के ऊपर क्लोरोएमीन का रिएक्शन करा दो, MgCl2 निकल जाएगा, C6H5NH2 बन जाएगा। फिनाइल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कर दो आप तो बन जाएगा। फिनाइल आइसोसाइनेट का जल अपघटन कर दो तो बन जाएगा। ठीक है। C6H5NHOH का अपचयन कर दो तो बन जाएगा। कई तरीके हैं देखो बनाने के। 11वां तरीका है C6H5N2C6H5, इसका अपचयन कर दो आप। देखो C6H5NH2 यहाँ बन गया, C6H5NH2 यहाँ बन गया। ठीक है। ब्रोमोबेंजीन के ऊपर सोडियम एमीन सोडामाइड, सोडियम एमीन का रिएक्शन करा दो, NaBr निकल गया, C6H5NH2 यहाँ बन जाएगा। भौतिक गुण शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव होता है, वायु द्वारा ऑक्सीकरण से भूरे रंग का हो जाता है, जल में अविलेय व कार्बनिक विलायकों में विलेय है, भाप के साथ उड़ता है। रासायनिक गुण ये है C6H5NH2 HCl से रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव का लालच है, C6H5NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ हमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से यह है एनिलीन और H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो C6H5NH3 पॉजिटिव होल ट्वाइस SO4 एनिलीनियम सल्फेट हमें प्राप्त होता है। एनिलीन जब पिक्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपको पता है H पॉजिटिव चाहिए इसे, ये बन जाता है आपका एनिलीनियम पिक्रेट। जैसे यहाँ देखो प्राइमरी एमीन है C6H5NH2, CH3I के साथ जब रिएक्शन होगा यहाँ से H, यहाँ से I, HI निकल गया, यहाँ फिर HI निकल गया, टर्सरी एमीन मिल जाएगा आपको। C6H5NH2 का एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl के साथ रिएक्शन HCl निकल गया, मिल गया, कंपाउंड बन गया योगात्मक। यहाँ C6H5COCl के साथ रिएक्शन इसका करोगे आप। ठीक है। यहाँ CH3, यहाँ C6H5 है, सेम है, यहाँ भी सेम रिएक्शन है। ग्रेगनार्ड के साथ रिएक्शन करोगे C6H5NgBr का तो बेंजीन अलग बनेगी और C6H5NHMgBr साइड प्रोडक्ट बनेगा। ये सारे रिएक्शन आपको करा रखे हैं सारे। देखो C6H5NH2 C6H5SO2Cl HCl निकल जाएगा, C6H5NHSO2 C6H5 आपको मिल जाएगा। C6H5NH2 के दो अणु है, COCl2 है, HCl C6H5NHCO NH C6H5 डाईफिनाइल यूरिया कहते हैं इसे, जो यौगिक बनेगा इसके और इसके बीच में CO आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ है देखो। कर लोगे इसे। और ऐसा ही है C6H5NH2 का कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 क्या बनेगा ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 से रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है ये। C6H5NH2 का सोडियम से रिएक्शन, एसिडिक करेक्टर है, Na आ जाएगा और H निकल जाएगा बाहर, ऐसे अम्लीय प्रकृति। 13वां रासायनिक गुण है C6H5CHO और C6H5NH2 H2O निकल गया, ये बन गया C6H5CHNN, CH के बाद डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C6H5 सिर्फ बेस। देखो ब्रोमेमाइड अभिक्रिया C6H5NH2 क्लोरोफॉर्म और KOH। यहाँ देखो C6H5NH2 NaNO2 HCl, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
C6H5NH2 C6H5Cl, HCl निकल गया, डाइफिनाइल अमीन मिल जाएगा। यह है हमारे पास एनिलीन। यदि आप ब्रोमीन वाटर से ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में रिएक्शन करोगे तो 3 HBr निकल जाएंगे और तीनों जगह क्या जुड़ जाएगा, Br। ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसे हम कहते हैं, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये देखो जरा रिएक्शन ध्यान से देख लेना इसे। यदि हमारे पास एनिलीन है और उसके ऊपर हमने कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 का रिएक्शन करा दिया तो तीनों जगह रिएक्शन होने के चांस है। यहाँ होगा तो ये बनेगा, यहाँ होगा तो ये बनेगा और वहाँ होगा तो ये बनेगा। ऑर्थो मेटा और पैरा एनिलीन, ऑर्थो मेटा पैरा नाइट्रो एनिलीन, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा ना। और यदि आप ब्रोमीन वाटर अध्रुवीय विलायक CS2 की उपस्थिति में आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हो तो या तो यहाँ होगा और या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ Br जुड़ेगा या तो यहाँ, दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। ऑर्थोब्रोमो एनिलीन और पैराब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर मिलेगा आपको। और यदि आप सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करते हो तो यहाँ रिएक्शन होगा, सल्फो एनिलिक एसिड मिलेगा आपको। ये तीनों रिएक्शन ध्यान रखना, अलग तरह की है ना, इसलिए अलग तरह की हैं, इसलिए इन्हें ध्यान रखना आप। ये है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, C6NH2 यानी एनिलीन के साथ रिएक्शन HCl करा, योगात्मक यौगिक बन जाएगा। उपयोग औषधियों के निर्माण में एनिलीन का इस्तेमाल होता है, रंजकों के निर्माण में, रबड़ उद्योग में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, इसे तो कहीं भी लिख देना चाहे, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। फिर आता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं C6H5N2Cl। निर्माण विधि, एनिलीन के HCl में बने विलयन पर ठंडा NaNO2 प्रवाहित करने पर C6H5N2Cl प्राप्त होता है। यह है NaNO2 HCl, HNO2 और NaCl मिलेगा। यह है एनिलीन, इसके ऊपर जब HCl रिएक्शन करता है तो ये बनता है बेंजीन रिंग के ऊपर NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब HNO2 का इसके ऊपर रिएक्शन होता है तो यहाँ से H2O निकल जाता है, 2 3 और 1 4 तो H हैं और 2 O हैं, और ये N आ जाता है इनकी जगह, ये आ जाता है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बहुत ही गुण देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट साल्ट है। जलीय विलयन, इसका जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक है, जल में घुलनशील है। कुछ डाइजो साल्ट ठोस अवस्था में विस्फोटक होते हैं, ये अस्थायी होते हैं परंतु इन्हें जटिल लवण बनाकर स्थायी किया जा सकता है। जटिल लवण तो उपसह संयोजक यौगिक को कहते हैं, ध्यान रखना। रासायनिक गुण, सैंडमेयर अभिक्रिया, यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यदि CuCl और HCl की उपस्थिति में इसका रिएक्शन करा दिया, N2 यहाँ से चला जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और यदि आपने CuBr और HBr तो फिर ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, CuCN के साथ कर दिया रिएक्शन तो साइनोबेंजीन मिल जाएगा। गार्टरमैन अभिक्रिया भी ऐसी होती है, यदि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर Cu और HCl का रिएक्शन कर दिया, N2 यहाँ से गायब, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। Cu और HBr का रिएक्शन है, इसे देखो, HCl का तो क्लोरोबेंजीन, HBr का तो ब्रोमोबेंजीन, HCN का तो साइनोबेंजीन। ध्यान रखना दोनों रिएक्शन को, गार्टरमैन रिएक्शन को विशेष रूप से ध्यान रखना। जलीय KI से क्रिया, यह है C6H5N2Cl, KI से रिएक्शन, KCl निकल गया, N2 निकल गई, ये आयोडीन आ गया हमारा यहाँ, ये बन गया आयोडोबेंजीन। बॉल सीमान अभिक्रिया, C6H5N2Cl HBF4 से रिएक्शन, HCl ये निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास बचा N2BF4, बेंजीन रिंग के ऊपर गर्म करोगे, BF3 अलग निकल जाएगा, N2 अलग, वहाँ F बचेगा एक, फ्लोरोबेंजीन। KCN से क्रिया, C6H5N2Cl KCN से रिएक्शन करेगा तो KCl तो ये निकल गया, N2 ये निकल गया, ये CN बचा, ये आ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। H2O से क्रिया, C6H5N2Cl H2O, HCl निकल गया, नाइट्रोजन निकल गई, इसमें से नाइट्रोजन निकलती ही निकलती है, OH बचा, वो आ जाएगा ऊपर। NaNH2 से क्रिया, बेंजीन रिंग N2Cl NaNH2, ये तो NaCl निकल गया, N2 NH2 आ जाएगा, इसके ऊपर एनिलीन बन जाएगा। KSH से क्रिया, KCl N2SH आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। अब है हमारा
अब है हमारा C2H5OH से क्रिया, C6H5N2Cl C2H5OH HCl N2 OC2H5 जुड़ जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। गोमबर्ग अभिक्रिया C6H5N2Cl, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, HCl निकल गया, N2 निकल गया, ये दोनों रिंग जुड़ गए आपस में, NO2 आ गया। युग्मन अभिक्रिया C6H5N2Cl, ये है आपका फिनॉल, HCl निकल गया, दोनों जुड़ गए, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग OH। पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन कहते हैं इसे, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। लाल रंग की डाई होती है, रेड डाई या ऑरेंज डाई, रेड या ऑरेंज इसका कलर होता है। उसके बाद अपचैन, देखो अपचैन C6H5N2Cl, SN/HCl से नवजात हाइड्रोजन लिए, एक बॉन्ड ये वाला गया, एक ये वाला गया, ये तो HCl निकल गया, ये आ गया C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH2, देखो उसके बाद यहाँ भी अपचयन हो रहा, C6H5N डबल बॉन्ड NCl। यदि आप नवजात हाइड्रोजन ले रहे तो आप इस तरीके से भी रिएक्शन दिखा सकते हो, इसका फिर दोबारा से अपचयन कर दिया हमने, KOH से क्रिया, ये निकल गया HCl, N2OK बन जाएगा, और ये आगे हमारे उपयोग, रंजक निर्माण में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है बेटे, बस ये पूरा हमने चैप्टर का रिवीजन कर लिया। अब हमारे पास एक रिवीजन के लिए एक चैप्टर और बचा है लास्ट का, बायोमोलिक्यूल, जैवाणु, उसे भी मैं कल या परसों करा दूंगा। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करते रहो। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ से कौन सी प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। यदि आज का लेक्चर में आपको रिवीजन अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना बस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।